नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में क्लास 6 का चैप्टर 4 जो कि है आरंभिक नगर, वो हम आज पढ़ेंगे। आरंभिक नगर चैप्टर के नाम से स्पष्ट होता है कि हम प्राचीनतम नगरों की बात करने वाले हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वैसे सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो 10 से 12 घंटे के लेक्चर्स इस पे लगते हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इसका जो पहला टॉपिक है वो है हड़प्पा की कहानी। तो हड़प्पा की कहानी से इसका तात्पर्य है, हड़प्पा की कहानी से तात्पर्य है कि हड़प्पा की खोज की क्या कहानी रही है। तो हड़प्पा की खोज की कहानी का पता लगाने के लिए हमें चलना होगा आज से 170 वर्ष पूर्व। वर्ष था 1856। 1856 में दोस्तों भारतीय रेलवे अपने आरंभिक दौर के अंदर था और उस वक्त ब्रिटिश आर्मी के दो इंजीनियर भाई जॉन बर्टन और विलियम बर्टन के नेतृत्व में लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था। उस रेलवे लाइन के निर्माण में उस वक्त कुछ पकी हुई ईंटों की आवश्यकता उन्हें महसूस हुई और उन ईंटों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने एक खंडर को चुना जो कि पास ही स्थित था। और उस खंडर से उन्होंने अनजाने में बहुत सारी ईंटों का प्रयोग लिया और लगभग बहुत बड़े-बड़े भवनों को नष्ट कर दिया गया, उन ईंटों के चक्कर में। उस वक़्त तक ये सब अनजान थे, उन्हें लगा कि 200-500 वर्ष पुराना कोई टीला है, 200-500 वर्ष पुराने कोई खंडर है। लेकिन कुछ पुराविद उस वक़्त आए यहाँ पे और उन्होंने अनुमान लगाया कि यह सिकंदर और पोरस के युद्ध के समय का कोई क्षेत्र रहा होगा, तो यहाँ से ईंटें ना ली जाए। हालाँकि ईंटें वहाँ से लेनी बंद कर दी गई, लेकिन कोई संरक्षण का कार्य नहीं हो पाया और ना ही हमें यह पता लग पाया कि यह कितना पुराना क्षेत्र है। बातें आई, काल का पहिया घूमा और वर्ष आया 1921। इस 1921 में 2 नए किरदारों की एंट्री होती है। पहला है सर जॉन मार्शल और दूसरा है दयाराम साहनी। सर जॉन मार्शल उस वक़्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे। उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नगर की खोज की। यह वही नगर था जहां से बर्टन बंधुओं ने ईंटों का उपयोग रेलवे लाइन बिछाने के अंदर किया था। दयाराम साहनी ने अपने खोज के दम पे यह बताया कि यह सभ्यता कोई 200-500 वर्ष पुरानी या 2000 वर्ष पुरानी नहीं, बल्कि पूरे 4700 वर्ष पुरानी सभ्यता का एक नगर है। इस पर और शोध हुए, 2-3 वर्ष का समय लिया गया और नगरों की खोज हुई। इन नगरों की खोज के बाद 1924 में सर जॉन मार्शल ने ब्रिटेन में जाकर दुनिया के समक्ष यह घोषणा की कि हम दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कर चुके हैं। यह पहली बार था आज से 100 वर्ष पहले जब दुनिया को इस बात का पता चला कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता नाम से भी कोई सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में पनपी और बढ़ी। धीरे-धीरे और नगरों की खोज हुई और यह सभ्यता अत्यंत विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत हमें मिली और यह क्षेत्र उत्तर में अफ़गानिस्तान, कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में बलूचिस्तान तक फैले हुए थे। इस हड़प्पा की कहानी को हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते-देखते और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें आ सकता है, उन्हें हम लिखेंगे और उसके बाद इस कहानी को और आगे बढ़ाएँगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 1856 में पंजाब से या फिर पंजाब में लाहौर से कराची, लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाने का कार्य जॉन व विलियम बर्टन
करवा रहे थे। इन्होंने अनजाने में हड़प्पा नगर की बहुत सारी ईंटों का प्रयोग इस लाइन में किया। दोस्तों ये एक शुरुआती आरंभिक टाइम था जब सबसे पहले ध्यान आकर्षित हुआ इस क्षेत्र की ओर। उसके बाद क्या-क्या घटनाएं घटी? तो बहुत सारी घटनाएं घटते-घटते जब काल का पहिया 1921 पर पहुंचा तो एक महत्वपूर्ण खोज हुई और 1921 में दयाराम साहनी ने दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नगर की खोज की। यह नगर कहाँ पे स्थित था ये भी हम लिख लेते हैं। तो यह स्थित था साहिवाल, जो कि स्थित है पंजाब। पंजाब कौन सा? देखो पंजाब के दो हिस्से हैं। जो पश्चिमी पंजाब है वो पाकिस्तान के पास है और पूर्वी पंजाब भारत के पास है। तो हम जिस पंजाब की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तानी वाले पंजाब की बात हो रही है। तो साहिवाल जिला पंजाब और नदी थी रावी। और रावी नदी का भी कौन सा तट? तो रावी नदी का बायां तट। रावी नदी बायां तट। दोस्तों ये जो हड़प्पा नगर था यह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया नगर था, इसलिए इस पूरी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। होता क्या है कि जो पुरातात्विक क्षेत्र के अंतर्गत जब खोजें होती है, किसी भी सभ्यता की खोज हो रही है, तो पहला खोजा गया स्थल विवादास्पद जब भी नाम हो जाता है कि नाम क्या दिया जाए, तो पहला जिस स्थल की खोज की गई उसी स्थल के नाम पर पूरी सभ्यता को नाम दे दिया जाता है। इसका अर्थ कदापि ये नहीं है उस समय के लोग भी इसे हड़प्पा सभ्यता ही कहते हो या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हो, उस वक्त नाम अलग हो सकते हैं। क्योंकि इस दौर की लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो हमें इस बारे में कोई खास अनुमान लगा नहीं पाए, मतलब हम लगा नहीं पाते इसका अनुमान। और हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जानते हैं। तो यह क्या था? पहला खोजा गया स्थल। अतः इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक है। तो एक नगर का नाम भी हड़प्पा है, पूरी सभ्यता का नाम भी हड़प्पा है। और इस चैप्टर का नाम जो है आरंभिक नगर, यह भी अपने आप में क्वेश्चंस पैदा करता है। हमने पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में इस टाइप की चीजें पढ़ी है कि आरंभिक नगर कौन से थे। तो आरंभिक नगर के बारे में हमने उस वक्त भी बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता शुरुआती नगर थे और यह नगर 4700 वर्ष पुराने हैं, है ना? खोज की, और खोज के पीछे मैं ये लिख भी लेता हूँ कि ये कितने वर्ष पुराना है, तो 4700 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। जब दुनिया ने इसके बारे में इतना सब लिखा गया, देखा गया, खोज की गई, उत्खनन किया गया, ऐसा क्या विशेष था यहाँ पे, उस बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पे के नगरों की क्या सिग्निफिकेंस था, क्या महत्व था। और इसी के साथ एक और साइड में आपको मानचित्र दिखाई दे रहा होगा। इस मानचित्र के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा हड़प्पा यहाँ पर। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। यहाँ पे आपको रावी नदी दिखाई दे रही है।
रावी नदी और रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा। साथ ही जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे आती है एक सिंधु नदी और सिंधु नदी के बिल्कुल दाएं तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज भी दोस्तों 1922 में ही कर दी गई थी राखल दास बनर्जी द्वारा, और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के आरंभिक नगरों में सबसे बड़ा नगर था। इसके बाद हम और बात करें तो एक और स्थल आता है धोलावीरा और सुरकोटड़ा, और एक आता है लोथल। ये सारे नगर कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। इसके अलावा एक और नगर हमें दिखाई देता है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। ये सारे नगर अलग अलग नदियों के किनारे स्थित थे, लेकिन शुरुआत में जो खोजें की गई वो सारी की सारी सिंधु अपवाद क्षेत्र के अंतर्गत की गई, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। अब इन नगरों की विशेषता क्या थी? तो इन विशेषताओं पे हम बात करें तो नगर क्या थे कि दो भागों में विभाजित थे। सामान्यतः बात की जा रही है कि लगभग जितने भी बहुत सारे नगरों की खोज हुई है, सैकड़ों की संख्या में नगर खोजे गए। इन नगरों में एक कॉमन बात थी कि लगभग-लगभग सभी नगरों को 2 पार्ट में बाँटा गया था। एक था पश्चिमी भाग, एक था पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग दुर्ग भाग था जहाँ पर शासक निवास करता था, और पूर्वी भाग के अंदर सामान्य जन निवास करते थे, जिसे कि निचला नगर कहा जाता है। तो आइए लिखते हैं हम इस बात को। नगर सामान्यतः 2 भागों में विभाजित। वो 2 भाग कौन-कौन से थे? एक तो था पश्चिमी भाग और एक था पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग की विशेषता क्या है? यह था शासक वर्ग हेतु। इसे क्या कहा जाता था? दुर्ग भाग। और पूर्वी भाग आमजन के लिए था, और इसे कहा जाता था निचला नगर। यह इस नगर की एक मुख्य विशेषता थी। इसी के साथ ही इस नगर के अंदर जो निर्माण कार्य किया गया वह किससे हुआ था? लगभग-लगभग सभी जगह पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। तो दूसरी बात हम लिखेंगे पक्की ईंटों का प्रयोग। तीसरी बात मैं अलग पेन का कलर करके लिख लेता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो विशिष्ट इमारतें मिली वो कौन-कौन सी है? विशिष्ट इमारतें। विशिष्ट इमारतों में दोस्तों हम बात करें तो सबसे एक उत्कृष्ट हमें उदाहरण मिलता है। एक कॉर्नर में आप फोटो देख पा रहे हैं। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक विशाल स्नानागार था। इस स्नानागार की विशेषता के बारे में हम लिखेंगे। सबसे पहले तो इसके बारे में मुख्य फैक्ट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही हो जाता है कि विशाल स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ, तो उसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी हड़प्पा सभ्यता का ही एक नगर है। अब इन इसकी विशेषताओं की बात करें तो आप जब चित्र को देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे एक तरफ सीढ़ियां हैं और दूसरी वाली सीढ़ियां हैं इस तरफ। तो उसकी पहली विशेषता क्या हो गई कि इसके दो तरफ सीढ़ियां थी। फिर आप अगर देखें तो बाकी सब जगह सिर्फ आपको ईंटें दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर की साइड आप देखेंगे तो ईंटें दिखाई नहीं दे रही है आपको। यानी कि यहाँ पर ईंटों से निर्माण करके उसके ऊपर चारकोल का प्लास्टर किया गया था, ताकि जल का रिसाव ना हो। यह एक तरह से उस वक्त का स्विमिंग पूल मान लीजिए आप, जो कि शासकीय वर्ग के लिए निर्मित था। उसी के साथ तीसरी विशेषता आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो जल स्रोत था, एक चीज तो आपको दिखाई दे रही है ना कि यहाँ पे किसी नहर से सिंचाई नहीं हो रही है। तो जल स्रोत क्या था यहाँ का? कुआं। कुएं से इस जो है स्नानागार को भरा जाता था। और तीसरी एक विशेषता आप देख पा रहे हैं कि इसके चारों तरफ कुछ निर्माण कार्य आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि कमरे थे। यानी कि स्नानागार के चारों तरफ कमरों का निर्माण करवाया गया था। तो पहली चीज हम लिखते हैं
दो तरफ सीढ़ियां, दो तरफ सीढ़ियां, ईंटों से निर्माण व चारकोल से प्लास्टर। तीसरी विशेषता ये रहेगी कि इसके चारों तरफ कमरों का निर्माण। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर जो जल की व्यवस्था थी वो कहाँ से की गई? कुओं से। कुओं से जल की व्यवस्था। ये तो हो गई पहली इमारत की बात। हमने इसमें लिखना रह गया हमारा कि ये किसकी बात कर रहे हैं हम? विशाल स्नानागार की बात हो रही है। विशाल स्नानागार। और ये प्राप्त कहाँ से होता है? तो ये लिख लें आप, मोहनजोदड़ो से प्राप्त। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो अपने सिंधु नदी के किनारे। इसके बाद अगला हम लिखेंगे, अगली जो महत्वपूर्ण इमारत या फिर महत्वपूर्ण निर्माण है वो क्या है? कालीबंगा और लोथल से हमें, कालीबंगा व लोथल से अग्निकुंड। देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको लिखवाया जा रहा है। एक तो विशाल स्नानागार का आप ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार की विशेषताओं का ध्यान रखिएगा। इसमें अंदर उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ी का निर्माण किया गया था, चारों तरफ कमरे थे, चार कोल से प्लास्टर था, और जल की व्यवस्था कहाँ से थी? कुओं से की गई थी। उसके बाद अगला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें क्या मिले हैं? यहाँ पे भंडार गृह मिले हैं। कहाँ कहाँ से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व लोथल से भंडार गृह प्राप्त। और एक चीज जो सब जगह से कॉमन मिली है, ये विशाल स्नानागार है ना, ये फोटो जो आपको दिया गया है वो किसका है? विशाल स्नानागार का। आगे हम बात करते हैं कि एक चीज जो सब जगह से लगभग कॉमन मिली है, वो है कुछ विशिष्ट प्रकार के बर्तन, जिसे हम कहते हैं रेड एंड ब्लैक वेयर, यानी कि लाल मिट्टी से निर्मित थे और उसके ऊपर काली पेंटिंग की, काले कलर से पेंटिंग की गई थी, तो उसे क्या कहा जाता है? आरबीडब्ल्यू। ठीक है। तो हम लिखते हैं कि सामान्यतः सभी जगहों से लाल मिट्टी के काले रंग से चित्रित बर्तन पत्थर के बाट, मुहरें, मनके, ताम्र उपकरण, पत्थर के ब्लेड मिले। यानी कि ये जो चीजें हमने लिखी है, ये सारी की सारी सामान्यतः सभी स्थानों से प्राप्त हुई है, जो कि इस सभ्यता का एक साझापन को दर्शाती है ना?
तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपना भवन, नाले और सड़कें। इस पूरे नगर की कुछ विशिष्ट बातें थी। एक तो इसका भवन निर्माण, एक इसकी नाली व्यवस्था। नाली व्यवस्था विश्व में सबसे उत्कृष्ट मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की। यह इतनी उत्कृष्ट थी कि आज की जो नाली व्यवस्था है उससे इसकी तुलना ही नहीं, बल्कि हम इसको श्रेष्ठ कर पाएंगे। यानी आज से 5000 वर्ष पूर्व हमारे पास इतनी उन्नत नाली व्यवस्था थी। तो आइए, पहली चीज इसके अंदर हम तीन चीजें देखेंगे ना। तो पहली चीज क्या है? भवन। दूसरी चीज है नाले। और तीसरी चीज है सड़कें। तो आइए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भवन पे। तो यहाँ का जो भवन निर्माण था, वह भवन निर्माण कई जगह एक मंजिला था, कई जगह दो मंजिला भवन भी प्राप्त हुए। दूसरी बात, भवन के अंदर ही स्नानागार थे। और तीसरी बात, सामान्यतः मतलब कुछ कुछ जगहों से, कई कई घरों से घर के अंदर ही सेपरेट कुएं भी प्राप्त हुए हैं। तीन बातें जो इंपॉर्टेंट है और इस एनसीईआरटी में दी गई है, वो हम लिख लेते हैं इसके अंदर। पहली चीज, एक मंजिला व द्विमंजिला भवन। दूसरी बात होगी कि स्नानागार स्नानागार घर के अंदर। और तीसरी बात हो गई अपने कि कुछ घरों से कुएं भी प्राप्त। ठीक है, तीन कुछ मुख्य बातें थी। और नीचे आपको एक फोटो दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको हड़प्पा की दीवारों की जो चिनाई थी, दीवारें किस प्रकार से बनाई गई थी, उसका एक संकेत आपको दिखाई दे रहा है कि कितनी सुंदर यहाँ पे इसकी जो है पत्थर की चिनाई आपको, यानी ईंटों की चिनाई आपको दिखाई दे रही है। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरे है अपने नाली व्यवस्था। नाली व्यवस्था यहाँ की कैसी थी, क्या थी? तो जो घर थे उनकी नालियां सीधी सड़क की, जो मुख्य सड़क हुआ करती थी, उसकी नाली में जाती थी और वहां से अपशिष्ट पदार्थों को नगर से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता था। यह नाली व्यवस्था ढालान युक्त थी, तो ऑटोमेटिकली जो अपशिष्ट थे वो बाहर चले जाते थे। यानी कि घर के अंदर स्नानागार थे तो उसका पानी सीधा ही नगर से बाहर निकल जाता। तीसरी बात, यहाँ पर जो नाली थी वह सड़कों के किनारे ढकी हुई थी। आज भी हम देखते हैं ना, कई जगह खुले ही रह जाते हैं, लेकिन उस वक्त यह नालियां ऊपर से कवर्ड थी। अब कवर थी तो सफाई कैसे करेंगे, तो जगह जगह मैन होल भी बनाए गए थे। इतनी उन्नत व्यवस्था इनकी नाली की थी। तो आइए लिखते हैं कि घर की नालियां सड़क से जोड़ी हुई। दूसरी बात, नालियां ढकी हुई थी। जगह जगह मैन होल। मैन होल यानी कि जहां से आप अंदर जाके सफाई कर पाए। जगह जगह मैन होल थे। तो फिर आते हैं हम सड़कों पर। ये जो नालियां, सड़कें और भवन थे, ये सारे एक सुनियोजित तरीके से बसे हुए थे। जैसे आज हम किसी कॉलोनी को देखते हैं ना, कि नई कॉलोनी बनती है, तो उसके अंदर मकान भी उसी वक्त बन रहा है, सड़क भी उसी वक्त बन रही है और नालियां भी उसी वक्त बन रही है। तो यह एक व्यवस्थित नगर था। तो यहाँ पे भवन, नालियां व सड़कें एक साथ
सुनियोजित तरीके से बनाई गई। दूसरी बात, सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें समकोण पर काटती। देखिए दोस्तों, इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, भवनों के बारे में, नाले के बारे में, सड़कों के बारे में, एक-एक क्लास अलग से हो सकती है, इतनी सारी विशेषताएँ हैं। लेकिन एनसीईआरटी की सीमाओं को देखते हुए हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी में अगर कोई चीज़ दी हुई है, तो इसका मतलब वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोमैटिकली इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसको पढ़ने का महत्व यही है कि आप बहुत बड़े मैटर में से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको सीधा ही एक ही बुक में मिल जाती है। अगला हमारा टॉपिक है कि नगरीय जीवन, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उनके नगरीय जीवन उनका किस प्रकार से रहा। हालाँकि यह बात भी है कि इस वक़्त की लिपि हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो बहुत ही स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल पाते, लेकिन कुछ चीज़ें जो मिली है, उसके आधार पर हमें तत्कालीन नगरों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब कैसे प्राप्त होगी जानकारी? तो देखो, यहाँ पे आपको एक मिट्टी के कुछ खिलौने दिखाई दे रहे हैं। इससे क्या अनुमान लग जाएगा कि बच्चों के मनोरंजन की व्यवस्था भी रही होगी। यहाँ से ये एक मुहर प्राप्त होती है। मुहर का क्या मतलब होता है कि जैसे आज के टाइम में आप सील देखते हो ना, वह सील ही लगभग आप ये मुहर मानो। यानी कि सील पे ये कुछ लिखा हुआ है, मान लो ये कलेक्टर की सील है, तो क्या हो गया? आज के कलेक्टर की सील के अंदर क्या हो जाता है, भारत का जो ये अपने प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, उसका फ़ोटो और फिर कलेक्टर का नाम वगैरह वो सारी सील लगती है। तो वैसे ही ये भी माना जा सकता है ना कि ये भी कोई सील है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नाम लिखा हुआ है, पदनाम लिखा हुआ होगा। ये क्या लिखा हुआ है? ये उसका कोई राष्ट्रीय चिन्ह रहा होगा। इस प्रकार की चीज़ें उस वक़्त भी थी। आज से 5000 साल पहले की बात हो रही है। दूसरा, इस प्रकार की सीलों का उपयोग और भी कई जगह किया जाता है, जैसे व्यापार हो रहा है। तो पहले के दौर में कैसे पता लगाओगे कि यह पैकेट खुला हुआ है कि नहीं है? यहाँ से मैंने कोई चीज़ आज यहाँ से 500 किलोमीटर दूर कहीं भेजनी थी, उस दौर में, फ़ोन करके तो बोलूँगा नहीं कि भई ये चीज़ आ रही है, इतनी-इतनी भेजिए। तो पहले क्या किया जाता था कि जैसे एक कपड़ा है, उस कपड़े के अंदर सारी की सारी चीज़ें लपेट दी, लपेट के उसपे उसका जो मुँह है कपड़े का, वहाँ पे मिट्टी, एक चिकनी मिट्टी आती है, वो पोत दी जाती। वो पोत के यह जो सील है, उससे निशान ठप्पा बना दिया जाता। अब जब तक वो ठप्पा रहेगा, यानी कि वो मिट्टी हटेगी नहीं, मिट्टी मतलब गीली मिट्टी करके, तो गीली मिट्टी से कपड़ा चिपक जाता था। अब वहाँ जाके ही वो जिसके पास पहुँचना है सामान, वो ही इस सील को हटाता था। ये एक सील व्यवस्था थी इनकी, तो ये क्या कहलाती है? मोहरें। तीसरी, यहाँ पे जैसे ये कुएँ मिले हैं घर के अंदर से, इस प्रकार से, तो एक अनुमान लग जाता है कि यहाँ के लोगों का जीवन किस प्रकार रहा होगा। जल की व्यवस्था घर के अंदर ही थी, तो काफ़ी एडवांस सिस्टम था। यहाँ पे आपको सड़क दिखाई दे रही है, उस सड़क के नीचे ही नाली है। अभी थोड़ा-सा ये अस्त-व्यस्त तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, उत्खनन हुआ है। कई बार इस नगर के साथ छेड़छाड़ हुई होगी। तो यह बहुत उस हिसाब से साक्ष्य है, लेकिन हम जब इसकी व्यवस्था को देखते हैं, तो यह बहुत ही सुनियोजित तरीके से बसे हुए नगर थे। तो नगरीय जीवन के बारे में हम लिख देते हैं। पहली चीज़ कि दुर्ग भाग में शासक रहते थे। हमने बात की थी ना, नगर 2 भागों में विभाजित था। एक पश्चिमी भाग जिसे दुर्ग भाग कहते थे, और दुर्ग भाग में कौन रहते थे? शासक। ये शासक महँगे आभूषण व कीमती पत्थर, 1 सेकंड, महँगे आभूषण व कीमती पत्थर अपने पास संग्रह करते थे। दूसरे और कौन लोग रहते थे? लिपिक भी निवास करते थे, क्योंकि मोहरों का निर्माण कौन करेगा? लिपिक, जिसे लिखना आता है,
वह लिख के इन मोहरों का निर्माण करता था। ये यहाँ की एक लिपि है, देखिए आप। भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं इसे, बुस्ट्रोफेडन है ना। लिपिक मुहरों पर लिखते थे। कुछ शिल्पकार भी निवास करते थे, और शिल्पकार पुरुष व स्त्री दोनों ही होते थे। शिल्पकार पुरुष व स्त्री दोनों ही थे। तीसरी बात, यहाँ से मिट्टी के खिलौने भी प्राप्त हुए। मिट्टी के खिलौने प्राप्त। और अंतिम बात हम इस बारे में लिख लेते हैं, जैसे हमें मुहर मिली है तो उससे एक अनुमान यह भी मिलता है, और कई सारी ऐसी वस्तुएं मिली मिली है जो तत्कालीन जो सभ्यताएं थी वहां से आदान प्रदान किए जाने के संकेत प्रदान करती है। लोग जो है क्या करते थे, लंबी व्यापारिक यात्राएं भी किया करते थे। लोग लंबी व्यापारिक यात्राएं करते थे। अब अगले टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है नगर और नए शिल्प। यहाँ बात हो रही है कि इस नगर के अंतर्गत किस किस प्रकार के नए शिल्प थे, किस प्रकार के मार्टों का प्रयोग किया जाता था, मार्ट किस धातु के बने होते थे या किस पत्थर के बने होते थे, कई किस प्रकार की मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है, किस प्रकार के पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं, किस प्रकार के हार प्राप्त हुए हैं, आभूषण आदि, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है नगर और शिल्प। इससे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, अधिकतर अधिकतर वस्तुएं पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने व चांदी जैसी वस्तुओं व चांदी से बने थे। यानी कि अधिकतर वस्तुएं जो हमें प्राप्त हुई है, जो शिल्प प्राप्त हुए हैं, वह किस किस से बने थे, तो पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने व चांदी से बने थे। आप याद रखिएगा कि इस दौर में, यानी कि आरंभिक नगर के दौर में, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में लोहे की खोज नहीं की गई थी। लोहे की खोज एक पुरानी, यानी कि नई बात है, जो कि हम जब वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे उस दौर में इस बात का भी हम अध्ययन करेंगे कि इस दौर तक लोहे की खोज क्यों नहीं हो पाई, और जो धातुओं की खोज है वो किस प्रकार होती है, वो अगले चैप्टर में ही हम डिस्कस करेंगे। तो अधिकतर वस्तुएं पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने व चांदी से बनी हुई थी। उसके बाद अगला टॉपिक हम लिखते हैं कि तांबे व कांसे से क्या बनते थे, औजार, हथियार व बर्तन। दूसरी क्या चीजें मिली है, सोने और चांदी। सोने चांदी से क्या बनते थे, बर्तन और औजार। सोने व चांदी से बर्तन व औजार बनते थे। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है, मैं या तो इस इमेज के साथ ही आपको मेंशन करके देख लेता हूँ ये क्या चीज है। तो ये है, अपने पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ इसमें। ये है बाट। बाट किसे कहते हैं, इस बात से आप परिचित होंगे। बाट होता है किसी भी जो वस्तु है उसको तोलने के लिए प्रयुक्त माप, क्या कहलाता है, बाट कहलाता है। तो ये व्हाइट कलर का एक पत्थर आता है, चर्ट। चर्ट पत्थर से निर्मित थे, है ना। तो बाट किससे निर्मित थे, चर्ट
पत्थर से। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ये क्या चीज है? तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ हार जैसा आपको दिखाई दे रहा है, लाल कलर का बना है, लाल कलर का एक पत्थर आता है कार्नेलियम। कार्नेलियम पत्थर से बना हुआ ये हार है। कार्नेलियम पत्थर से निर्मित हार। ये क्या चीज है? तो ये लोहे की बनी हुई, सॉरी, यह पत्थर की बनी हुई ब्लेड है। पत्थर निर्मित, पत्थर निर्मित ब्लेड। और ये एक नवीन प्रकार की इसने इन्होंने चीज बनाई जिसे कहते हैं फेयोन्स। फेयोन्स क्या होता है दोस्तों? तो जो रेतीली मिट्टी होती है उस मिट्टी को गोंद जैसे चिपकने वाला पदार्थ होता है उसको मिक्स करके और एक नए प्रकार का इन्होंने बर्तन आदि बनाने के लिए वस्तु तैयार की, वो कहलाती है फेयोन्स। ये क्या है? फेयोन्स। इस फेयोन्स से क्या क्या बनते थे? तो मन के, चूड़ियां और छोटे बर्तन इस फेयोन्स से बनाए जाते थे। और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर कि भाई, एक ये आपको मूर्ति दिखाई दे रही होगी। ये मूर्ति के बारे में आप यदि इस मूर्ति को आप ध्यान से देखेंगे तो इस मूर्ति में आपको दिखाई दे रही होगी जैसे दाढ़ी को कितने अच्छे से बनाया हुआ है। और यहाँ पे एक वस्त्र इसने इस प्रकार से यूं ओढ़ा हुआ है। इस वस्त्र की भी विशेषता आप देखोगे तो ये कोई सादा वस्त्र नहीं, इसके ऊपर कढ़ाई के प्रमाण भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इससे क्या अनुमान लग पा रहा है कि वस्त्र जो निर्माण था उस दौर का वह बहुत ही उन्नत अवस्था में पहुंचा हुआ था। दूसरी चीज, इस मूर्ति को देख के क्या अनुमान लग पा रही है कि जो ये शिल्पकारी का कार्य किया जाता था यह विशेषज्ञों द्वारा किया जाता रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई सामान्य बनाएगा, अपन अगर यदि बनाने बैठे हैं तो पत्थर की इस प्रकार की मूर्ति बना सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं। तो इस बारे में दो तीन बातें लिख देते हैं कि सबसे पहले तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो। इसकी विशेषता में पहली चीज होगी अपने, चेंज करके लिखते हैं। इसकी विशेषता में पहली बात होगी कि कढ़ाईदार, कढ़ाईदार वस्त्र, सुनियोजित दाढ़ी। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे पुरोहित की या फिर शासक की मूर्ति कहा जाता है। क्योंकि लिपि नहीं पढ़ पाए तो यह अनुमान नहीं लग पाता है कि यह मूर्ति है एग्जैक्टली किसकी। लेकिन वैसे आप इस मूर्ति को देखोगे तो आज के हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज के किसी राजनेता से आप इसकी पहचान कर सकते हो। लगभग लगभग शक्ल मिल रही है, दाढ़ी वगैरह आपको एकदम सेट दिखेगी। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी बातें अपने कोई रह गई हो तो देख लेते हैं। नगर और नए शिल्प, इसके अंदर से क्या क्या चीजें मिली है? पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने व चांदी से बनी हुई वस्तुएं हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार और बर्तन मिलते थे। सोने चांदी से बर्तन और औजार मिलते थे। बाट किस पत्थर से निर्मित थे? तो चार्ट चर्ट पत्थर से। कार्नेलियम पत्थर से क्या निर्मित थे? हार। हार के साथ साथ मन के या फिर जितने भी सौंदर्य आभूषण थे वह कार्नेलियम पत्थर से बनते थे। ठीक है, इसके अलावा तो बस यही है। और जो पत्थर की आयताकार मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो एक और चीज लिख लेते हैं, पत्थर की आयताकार मोहरें। पिछले पीपीटी में आपने देखा होगा ना, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ना, ये पत्थर की मोहर है ना? पत्थर की आयताकार मोहरें
इन मोहरों पे क्या था? जानवरों के चित्र। और एक अंतिम बात हम लिख देते हैं कि शिल्प कार्य विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है कच्चे माल की खोज में। अब इतना सब यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इस भाई जो कुछ भी जैसे वस्त्र बना है तो वस्त्र के लिए क्या चाहिए? कपास। गहने बने हैं तो गहने के लिए क्या चाहिए? सोने चांदी या फिर कार्नेलियम पत्थर। बाट बना है तो उसके लिए क्या चाहिए? चर्ड पत्थर। तो ये सारी जो चीजें हैं, कच्चा माल है इन सब चीजों के लिए, वह कहाँ से प्राप्त हुआ, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि बात किया जाए, जैसे अपने वस्त्र की बात की, तो वस्त्र के लिए कपास कहाँ से प्राप्त करते थे? ये मेहरगढ़ से। कपास कहाँ से प्राप्त होता था? मेहरगढ़। तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो तांबा प्राप्त होता था इन्हें राजस्थान व ओमान की खानों से। ओमान मध्य एशिया में एक देश है ना, ओमान देश से। उस वक्त ओमान नाम रहा नहीं होगा, लेकिन अभी वर्तमान में हम आज की बात कर रहे हैं। तीसरी चीज जो ये आयात करके प्राप्त करते थे वह था टिन। टिन क्या होता है, मैं अभी एक बार लिख के आपको समझाता हूँ। टिन ये प्राप्त करते थे ईरान व अफगानिस्तान से। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि टिन क्या होता है। टिन जो होता है वो ऐसी धातु है जो तांबे के साथ यदि मिलाई जाती है तो एक नई धातु का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं कांसा। और इसी धातु, इसी कांसे के नाम पे इस पूरी सभ्यता का नाम भी क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, इन दोनों को अपन एक बार प्लस करके मैं लिख भी देता हूँ। ये दोनों प्लस करने पे क्या बनते थे? कांसा। ठीक है। एक और नई चीज जो ये क्या प्राप्त करते थे? सोना। सोना इनके पास आता था कर्नाटक की खानों से। कहाँ से? कर्नाटक से। और जितने भी ये बहुमूल्य पत्थर थे, ये कहाँ से प्राप्त करते थे? बहुमूल्य पत्थर ये आते थे इनके अफगानिस्तान ईरान व गुजरात से। जब एडवांस हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर फिर सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। कार्नेलियम कहाँ से प्राप्त हो रहा था, चर्ट कहाँ से प्राप्त हो रहा था। लेकिन अभी एनसीईआरटी के हिसाब से आप ये देख लीजिए कि बहुमूल्य पत्थर कहाँ से प्राप्त हो रहे थे, तो अफगानिस्तान, ईरान और गुजरात से। ठीक है, यहाँ पे कच्चे माल में इतना ही बस। यहाँ पे आप एक देख पा रहे हो कि ये जो आयताकार मोहरें थी वो कुछ इस प्रकार की थी। वो पीछे भी हमने एक मोहर देखी, ये भी एक मोहर है। जैसे ये वाली मोहर, एक और फोटो में लेके आया हूँ कि मोहरों का उपयोग कैसे किया जाता था, है ना। जैसे ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये वही मिट्टी है जो किसी भी जो अपने सामान पैक किया उसके ऊपर गीली मिट्टी लगा के और उस पे इस प्रकार से मुहर लगा दी जाती थी। यानी इस मिट्टी के ऊपर वो ये चौकोर आपको दिखाई दे रही कुछ संरचना, वो ऐसे लगाया तो वो चिन्ह छिप जाते थे। ठीक है। तो कच्चे माल की खोज में टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। और नीचे एक आपको दिखाई दे रही होगी ऐसे छकड़ा टाइप की गाड़ी, यह खिलौना है। लेकिन खिलौना हमें क्या बता रहा है कि उस दौर में आयात निर्यात के लिए या फिर इधर से उधर जाने के लिए किस प्रकार के साधनों का उपयोग किया जाता होगा। अब अगली बात आती है अपने कि नगरों में रहने वालों के लिए भोजन क्या-क्या होता था, या फिर भोजन की आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार से होती थी? क्योंकि नगर थे, नगर में कोई कृषि कार्य तो करते नहीं थे। हम कहते हैं कि हड़प्पा कैसा था? तो यह नगरीय सभ्यता थी। तो जब ये नगरीय सभ्यता थी, तो किस प्रकार से इनके लिए भोजन का प्रबंध होता था? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में भी अधिकांश जनता कहाँ निवास करती थी? तो वह थी गाँवों में, नगरों में बिल्कुल नहीं। नगरों में सिर्फ कुछ लोग निवास करते थे। इसे हम नगरीय सभ्यता इसीलिए कहते हैं कि इस प्रकार के नगर या फिर नगरों की जो संरचना थी, वह इस दौर से पहले कभी नहीं देखी गई। इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? नगरीय सभ्यता कहते हैं। तो आइए देखते हैं इन लोगों के लिए भोजन का इंतजाम किस प्रकार से होता था।
तो खाने की वस्तुएं, खाने की वस्तुएं गांव से आती थी। किन किन वस्तुओं का उत्पादन होता था? तो यह है अपने गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल व सरसों। इन सब वस्तुओं का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। अब पशुपालन यानी कि दूध वगैरह का इंतजाम क्या कैसे करते थे, किन किन पशुओं का पालन होता था? तो इन पशुओं का नाम है गाय, भैंस, भेड़ व बकरी। इन पशुओं का ये पालन करते थे। तो भोजन की आवश्यकताओं में इतना ही है। इसके अलावा यहाँ पे आप एक चित्र देख पा रहे हैं। यह चित्र है हल का। क्या है ये? हल का प्रारूप। हल का प्रारूप इसलिए कह रहे हैं कि यह मिट्टी का बना हुआ हल है, जिसे पकाया गया है, इसलिए ये हमें प्राप्त हो जाता है। असली हल क्यों नहीं प्राप्त हुए? क्योंकि वह हल सामान्यतः लकड़ी के बने होते थे, और लकड़ी आपको पता है कि वर्षों के अंतराल में नष्ट हो जाती है। तो यह जो मिट्टी का हल हमें प्राप्त हुआ है, इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि जब हल के खिलौने बनते थे, असली में भी हल रहे होंगे उस दौर में। ठीक है? ये हल का प्रारूप है बच्चों के खेलने के लिए, है ना? अगला टॉपिक है हमारे सामने कि हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण। यहाँ पे हम 2 नगरों के बारे में देखेंगे, एक है धोलावीरा और दूसरा है लोथल। लोथल और धोलावीरा दोनों ही स्थल गुजरात से हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर हैं। लोथल एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर रहा, वैसे ही धोलावीरा भी व्यापारिक नगरों में प्रसिद्ध रहा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धोलावीरा की। धोलावीरा कहाँ स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह स्थित है कच्छ नामक स्थान पर, और कच्छ कहाँ स्थित है? गुजरात में। और यहाँ पे भी आप गाँव की बात करें तो उसे कहते हैं खादिर बेत। जो खादिर बेत नामक स्थान है, यहाँ से हमें धोलावीरा नामक नगर की प्राप्ति हुई। धोलावीरा के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि धोल बाकी सभी स्थानों को हमने देखा कि सामान्यतः 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। तो तीनों भागों को अलग-अलग प्रकार से दुर्गीकृत किया गया था, यानी कि उनके चारों ओर पत्थर की दीवार खड़ी की गई थी। 3 भागों में विभाजित नगर, प्रत्येक भाग पत्थर से दुर्गीकृत। धोलावीरा से एक और चीज कि यहाँ से पत्थर पर लिपि के अवशेष मिले। सामान्यतः क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सिलबट्टी यानी कि जो ये अपने मिट्टी की कुछ पकी हुई मिट्टी की पकी हुई इस स्लेटों पर हमें लिपि के प्रमाण प्राप्त होते हैं, लेकिन धोलावीरा एक ऐसा स्थान है जहां से पत्थर के एक अभिलेख प्रकार का हमें प्राप्त हुआ है पत्थर, जिस पर लिपि के चिन्ह दिखाई देते हैं, यानी कि पत्थर पर लिपि के अवशेष। और भी कई प्रकार की बातें हैं हड़प्पा के धोलावीरा के अंतर्गत, उन सबको हम यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही विस्तृत हो जाएगा, लेकिन एक चीज यदि हम देखना चाहें तो 2021 के अंदर धोलावीरा को विश्व हेरिटेज यानी वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। ये एक लिख लेते हैं हम, करंट की जानकारी। 2021 में धोलावीरा को विश्व हेरिटेज स्थल का दर्जा मिला। ठीक है? अगला है हमारा लोथल।
लोथल के बारे में बात करें तो यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा साबरमती की एक सहायक नदी है। अहमदाबाद में स्थित है, और अहमदाबाद कहाँ स्थित है? गुजरात। तो पहली बात इसके अंतर्गत हम लिख लेते हैं कि भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी किनारे अहमदाबाद, गुजरात। यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है? पत्थर, शंख और धातु निर्मित अनेक वस्तुएं प्राप्त। एक चीज जो इस जगह से प्राप्त हुई है वो है मुहरबंदी के प्रमाण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमें अनुमान लग पाया कि ये जो स्लेटें हमें मिट्टी की प्राप्त हो रही है या पत्थर की प्राप्त हो रही है, किस उपयोग में ली जाती होगी। तो इस चीज को देखने के बाद हमें यह अनुमान लगा कि यह मुहरबंदी थी, है ना? तो मुहरबंदी के प्रमाण, मुहरबंदी के प्रमाण। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस जगह से, ऐसी जगह है जो बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध थी। यह विश्व का प्रथम ज्ञात बंदरगाह है। यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना है, सबसे बड़ा निर्माण है। वह क्या है? लोथल का बंदरगाह। तो यहाँ से क्या मिला है? विश्व का प्रथम ज्ञात बंदरगाह। इसके बाद हम बात करते हैं सभ्यता के अंत के बारे में। सभ्यता के एकदम से, जब इतनी विकसित सभ्यता थी तो वह खत्म कैसे हुई? जब पुरातत्वविदों ने खोज की, अलग-अलग स्तरों की, तो पता चला कि एकदम से इस सभ्यता के लोग यहाँ की जगह को छोड़ के जाने लगे, बाटों का प्रयोग बंद हो गया, जो मनकों से बने हुए आभूषण थे, उनका निर्माण बंद हो गया, बहुत सारे निर्माण कार्य बंद हुए, बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग बंद हुआ, और लोग यहाँ से धीरे-धीरे दूसरे स्थानों पर जाने लग गए। इस अंत का रहस्य क्या था? अलग-अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग-अलग व्याख्याएँ देकर इसकी पुष्टि करने का प्रयास किया। किसी ने कहा कि बाढ़ आ गई होगी, किसी ने कहा सूखा पड़ गया, किसी ने कहा कि यहाँ पर शासकीय नियंत्रण समाप्त हो गया था, महामारी फैल गई थी। इस प्रकार के अलग-अलग सिद्धांत अलग-अलग विद्वानों ने दिए। हम विद्वानों की बात नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में इस चीज़ को नहीं दिया गया है, विस्तृत हो जाएगा। हम एक सामान्य बात कर लेते हैं कि सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ। तो लोगों ने कहा कि नदियाँ सूख गई होगी, नदियों के सूखने से, या फिर बाढ़ आ जाने से, जंगलों के समाप्त हो जाने से। जंगलों के समाप्त होने हो जाने से क्या हुआ कि भाई जंगल समाप्त हो गए, तब उन्हें लकड़ी प्राप्त नहीं हो रही, लकड़ी प्राप्त नहीं होगी तो धातु से निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि धातु को पिघलाने के लिए क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए, कोयला चाहिए, है ना? तो जंगलों के समाप्त हो जाने से, और एक मत आता है अपने शासकों का नियंत्रण समाप्त। ये क्या है? कुछ मत। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, और अंत में हम हर रोज की तरह कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वर्ड को अच्छे से देखिएगा। कौन सा कथन सही नहीं? तो पहली चीज इसमें लिखी हुई है कि इसको बनाने में ईंट का इस्तेमाल किया गया था। तो बिल्कुल ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। बिल्कुल सही बात है, चारकोल से प्लास्टर किया गया था। तीसरी बात कि इसके दो तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। चौथा और अंतिम ऑप्शन, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। यह बात बिल्कुल भी गलत है। क्यों? क्योंकि जल का इंतजाम किससे करते थे ये? तो कुएं से जल का इंतजाम किया जाता था।
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो रॉन्ग है वही राइट है, यानी ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन कि धोलावीरा नामक पूरा स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हमने अभी पढ़ा था जस्ट, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। सही है या गलत? बिल्कुल सही बात है, कालीबंगा और लोथल से क्या मिले? अग्निकुंड प्राप्त हुए। दूसरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े-बड़े भंडार गृह प्राप्त हुए हैं। ये बात एग्ज़ैक्टली हमने ऐसे के ऐसे लिखी है अपने नोट्स के अंदर, है ना? अभी जब हमने पढ़ा था तो ये दोनों बातें हमने लिखी थी। तो ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और बी दोनों सही। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने यहाँ तक देखा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हम आगे ही इस एनसीईआरटी की सीरीज़ को जारी रखेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।